नमस्कार मित्रों। जैसा कि आज पीटीईटी का एग्ज़ाम हो गया है और आपने सबने पेपर दिया, उम्मीद करते हैं सबका पेपर अच्छा गया होगा। सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबसे पहले आपके लिए जो है लेकर आए हैं आंसर की पीटीईटी की, और अभी आंसर की अनकम्प्लीट है, इसलिए सबसे पहले जीके पार्ट को लेकर हम आए हैं। और जीके की जो आंसर की है वो तैयार की है हमने सबसे पहले, और सबसे पहले आपके सामने आंसर की लेकर आए हैं। देखते हैं प्रश्न, जो कि पेपर आज जो है बच्चे जिस प्रकार से बता रहे थे कि पेपर काफ़ी हार्ड आया है, अच्छा लेवल पेपर का था। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा भारत का पहला समुद्री पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब है कच्छ की खाड़ी। इसका सही उत्तर होगा डी, कच्छ की खाड़ी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में शीत मरुस्थल जीवमंडल रिजर्व है? तो इसका सही उत्तर है बी, हिमाचल प्रदेश। 103 नंबर का प्रश्न, भारत में खनिजों के मानचित्रण और अन्वेषण के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? इसका सही जवाब होगा ए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विभिन्न राज्यों में भू जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब है डी, फ्लोराइड। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक आज भी खरे हैं तालाब, यानी कि तालाब अभी भी प्रासंगिक है, किसने लिखी? तो इसका सही जवाब है अनुपम मिश्रा, सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हम जैव ईंधन में अल्कोहल के किन दो रूपों को शामिल करते हैं? तो 106 का सही जवाब है ए, मिथेनॉल और एथेनॉल। आगे बढ़ते हैं। 107 नंबर का प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है? बहुत ही जबरदस्त ये प्रश्न था। जैसा कि आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सूर्य के प्रकाश के रूप में धरती पर आ तो जाती है। सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छेद करके धरती के अंदर आ जाता है, लेकिन जब यहाँ की हीट जो गर्मी होती है ये वापस से वायुमंडल में नहीं जा पाती है, यानी कि कार्बन डाई गैस जो है वो गर्मी को रोक देती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गर्मी को रोकती है। 108 नंबर का प्रश्न है, यूएनएफसीसीसी का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है यूनाइटेड नेशंस फ्रेम कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 109वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बहुत ही हार्ड प्रकार का प्रश्न ये आपसे पूछा गया था, और इसका सही जवाब है ये सरोद वादक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वैसे तो बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वीएस नाइपॉल है। कौन है? वीएस नाइपॉल है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में वीएस नाइपॉल का नाम नहीं है। तो इन चार में से सबसे पहले बुकर पुरस्कार अरुंधति रॉय ने जीता था 1997 में। कब जीता था? 1997 के अंदर जीता था। तो यहाँ पर सही जवाब होगा अरुंधति रॉय। अगला प्रश्न है, सुश्री बछेंद्री पाल ने इनमें से किस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अनूठा अभियान चलाया था? तो आपको पता होगा कि बछेंद्री पाल जो है वो पर्वतारोही है, तो उन्होंने एडवेंचर के लिए ये अभियान चलाया था, जिसका नाम है साहस की भावना, अंग्रेजी में कहते हैं स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। इनका संबंध एडवेंचर से है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जिन्हें फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है? फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो इंटरनेट के लिए उसका यूज किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर का। और इसके जो सही उत्तर है इसका नरिंदर एस कपानी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सेवा स्वनियोजित महिला संघ की संस्थापक कौन थी जिन्हें पद्म भूषण दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इलाबेन भट्ट, इसका सही जवाब है। 115, अपने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये बहुत ही प्रसिद्ध भाषण है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, और इसको पढ़ते ही आपको समझ जाना चाहिए ये भाषण किसने दिया था। तो ये जब 14 और 15 अगस्त की रात 1947 के अंदर जब भारत आज़ाद हुआ था, तो ये भाषण दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है 116 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें प्रतिष्ठित प्रिट्जर पुरस्कार दिया गया? तो प्रिट्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे दोषी जी, बी इसका सही जवाब होगा। बी इसका सही जवाब है, दोषी जी इसके सही जवाब होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ किले को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? इसका सही जवाब है 2013, ऑप्शन डी। आपको पता होगा कि भारत के जो
कि पहाड़ी किले थे, कौन कौन से वो पहाड़ी किले थे? उसके अंदर आता है गागरोन का किला, रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर और सोनारगढ़। ये 6 जो किले थे ये 2023 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2013। आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 विजेता राजस्थानी पुस्तक अलेखू अंबा। मैंने कल करंट जीके की जो वीडियो डाला था उसके अंदर ये प्रश्न मैंने शामिल किया था, और अलेखू अंबा के जो लेखक थे वो थे कमल रंगा। ऑप्शन ए इसके लिए एकदम सही जवाब होगा। 119 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किसी प्रांत सरकार के सर्वोच्च सम्मान शेवलियर डे ल आड्रेस डेस आर्ट्स एट डेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये प्रश्न गूगल में सर्च करने के बाद भी बहुत मुश्किल से मिला। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा अरुणा साईराम। इसका सही जवाब है अरुणा साईराम। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 2019 में कहाँ हुई थी? तो ये वर्धा में हुई थी। एकदम सीधा सा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था आपसे। अगला प्रश्न है, जोधपुर क्षेत्र में ऊपरी जलाशय या झील के भूमिगत रिसाव जल को एकत्र करने के लिए बावड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इस क्षेत्र में जाना जाता है झालरा के नाम से। इसका सही जवाब है झालरा। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो गुरुमुख निहाल सिंह थे। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? ऐसा सीधा प्रश्न आपके लिए कुछ हो नहीं सकता। बूंदी। जल विद्युत उत्पादन के लिए राणा प्रताप सागर की बांध स्वीकृति एवं स्थापित क्षमता कितनी थी? अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी हो तो इसका सही जवाब होगा 172। यहाँ पर 43 मेगावाट क्षमता की 4 इकाइयां चलती है। तो यहाँ पर 172 मेगावाट क्षमता एकदम राइट जवाब इसके लिए है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? काफी सीधा प्रश्न आपसे पूछा गया। लोकसभा की 25 सीटें राजस्थान के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा? गौरव का द्वीप। ये आप पढ़ते आए होंगे, गौरव का द्वीप पूछ लिया। आइलैंड ऑफ ग्लोरी जो है जयपुर को कहा था सीवी रमन ने। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में है? तो वो है कालबेलिया। ये 2019 में इसे शामिल किया गया था। एकदम सॉरी 2010 में इसे शामिल किया गया था। बिल्कुल सीधा सा प्रश्न आपसे ये पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो शुरू की? तो कोच्चि में शुरू की थी, केरल के अंदर। अगला प्रश्न है, भारत में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग कहाँ हुई? तो ये शिलोंग में हुई थी। हाल ही में अप्रैल के अंदर ये मीटिंग हुई थी। आपसे काफी लेटेस्ट प्रश्न ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया? तो ये भारत के प्रस्ताव पर ऐसा किया था। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब होगा इसका। किस भारतीय मेगा शहर ने ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स रिपोर्ट में सबसे टॉप स्कोर किया है? तो वो है पुणे। पुणे के अंदर ये पुणे इसमें सबसे टॉप रहा है। और अगला प्रश्न जो है, आप लगातार जो है बचत राहत बढ़त कैंप लगातार सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं, वो प्रश्न आपसे पूछा है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा बचत राहत बढ़त, सी राहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने हाल ही में वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड जीता है? ये काफी प्रसिद्ध फिल्म रही थी और काफी चर्चा में भी रही थी, द एलिफेंट विस्पर्स। इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस देश के उच्चायोग ने भारत में कारगिल में एक परियोजना के लिए अपने सरकारी अनुदान की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ये घोषणा की थी भारत के लिए। अगला प्रश्न है, दुबई में वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी में किस देश के मंडप का उद्घाटन किया था? तो यहाँ पर इंडिया पेवेलियन शुरू किया था हाल ही में। इसका सही जवाब आपने जरूर गेस किया होगा इसको। इसका सही जवाब है भारत। भारत का इंडिया पेवेलियन यहाँ पर हाल ही में शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया था? तो ये बनाया था अवनींद्र नाथ टैगोर ने। ये भी इतिहास का काफी प्रसिद्ध प्रश्न है और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया था। तो ये अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाया था। अगला प्रश्न है, आलमगीरनामा। तो आलमगीरनामा जो है औरंगजेब से संबंधित है। औरंगजेब के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है आलमगीरनामा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस वार्षिक अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही जवाब है 1929 में लाहौर अधिवेशन के अंदर इनको अध्यक्ष चुना गया था। और इसी अधिवेशन के अंदर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया था। पूर्ण स्वराज की मांग इन्होंने की थी। तो ये वही अधिवेशन था 1929 लाहौर अधिवेशन। सबसे अधिक शक्तिशाली चोल शासक कौन था? तो राजराज प्रथम था। कौन था? राजराज प्रथम था। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? तो चंपा को देखकर अंग अंग फड़कने लग जाते हैं। तो वो है अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी।
आगे बढ़ते हैं। 141वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास के गुप्त युग से संबंधित है? तो ये बहुत ही गजब का प्रश्न आपसे पूछा गया था और मैं आपको बता दूं, इसको अगर अपन देखते हैं तो मेसिडोनिया का जो आक्रमण था ये लगभग 326 ईसा पूर्व में मेसिडोनिया का आक्रमण हुआ था। ईसा पूर्व में, तो गुप्त काल जो तीसरी सदी के अंदर था, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा ए। आर्यभट्ट द्वारा भारतीय खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्यभट्ट किसके समय थे? आर्यभट्ट थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय थे और ये गुप्त साम्राज्य से संबंधित है जो आर्यभट्ट थे। इसके अलावा बाणभट्ट की बात करते हैं, हर्षवर्धन के समय थे और चीनी यात्री हेनसांग भी हर्षवर्धन के समय आया था। तो डी और सी हमारा उत्तर नहीं होगा, हमारा उत्तर जो होगा वो होगा बी, आर्यभट्ट द्वारा भारतीय खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तोत्र शामिल है, तो ये स्तोत्र किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये सूक्त के नाम से जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण थे और इनके साथ फूलन प्रसाद वर्मा ने और जयप्रकाश नारायण ने दोनों ने मिलकर सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लद्दाख के संबंध में सही नहीं है? बहुत ही गजब का प्रश्न आपसे पूछा गया था और लद्दाख के संबंध में, लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश बिल्कुल है। क्या लद्दाख में औसत 10% वार्षिक वर्षा होती है? इस पर विचार करेंगे। लद्दाख की साक्षरता क्या 7% है? इस पर विचार करेंगे। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, बिल्कुल ये भी सही जवाब है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? जी हाँ, इसमें सी नंबर एकदम गलत कथन होगा, क्योंकि लद्दाख की जो साक्षरता दर है वो 7% नहीं है बल्कि वो 77.2% है। ये आपने बिल्कुल अनुमान लगा लिया होगा कि 7% साक्षरता दर तो भारत में किसी भी क्षेत्र की नहीं है इतनी कम, तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा साक्षरता दर। आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर का पुराना नाम क्या था? मैंने अपने जीवन में इस प्रश्न को कभी नहीं पढ़ा और ये आपसे ये प्रश्न पूछा है। जमशेदपुर का पुराना नाम था साकची। जमशेदपुर का पुराना नाम क्या था? साकची। बहुत ही गजब का प्रश्न, बहुत ही लेवल का प्रश्न आपसे पूछा है। किसी आरएस एग्जाम में भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा होगा। बड़े गजब का, बड़ा दिमाग है जो अच्छे तरीके से ये चला है एग्जामिनर का। अगला प्रश्न है ओमकारेश्वर परियोजना। तो ओमकारेश्वर परियोजना आपको पता होनी चाहिए, नर्मदा नदी पर चल रही है ओमकारेश्वर परियोजना। अगला प्रश्न है सतलज और काली नदियों के बीच में हिमालय का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ये कुमाऊं हिमालय कहलाता है, सतलज और काली नदियों के बीच में। आगे बढ़ते हैं। 148 नंबर का प्रश्न है, भारत और उसके पड़ोसी देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? इसमें कंफ्यूज होंगे और आंसर की बनाने वाले कई लोग इसके अंदर कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके अंदर जो उत्तर माना जाएगा वो डी माना जाएगा, विशाल क्षेत्र के कारण। क्योंकि देखिए, भारत का राजनीतिक प्रभुत्व, पहले तो आप ये बात सोचिए कि उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है। उपमहाद्वीप एक ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जो कि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ, और भारत जो है 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर क्षेत्र, केवल क्षेत्रफल के आधार पर ही महाद्वीप और उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो इसके अंदर राजनीतिक प्रभुत्व किसी काम नहीं आता है। शेष दुनिया के क्षेत्र से पृथकत्व, तो पृथकत्व भारत का किसी दुनिया के साथ नहीं है, ये भी बहुत गलत है। और विभिन्न सदस्य देशों के बीच विशिष्ट आर्थिक संबंध, तो आर्थिक संबंध का जो है उपमहाद्वीप से कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा क्षेत्र का विशाल आकार। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पिट मृदा पाई जाती है? तो आपको मैं बता दूं पिट मृदा क्या होती है। पिट मृदा जो है दलदली मृदा को कहते हैं, और दलदली मृदा जो है वो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है भारत के। तो मध्य प्रदेश तटीय क्षेत्र नहीं है, राजस्थान तटीय क्षेत्र नहीं है, कश्मीर की घाटी तटीय क्षेत्र नहीं है। इसके अंदर से तटीय क्षेत्र जो है वो उड़ीसा का तटीय क्षेत्र है, केरल का तटीय क्षेत्र है, तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र है, महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र है, गोवा का तटीय क्षेत्र है। ये सब तटीय क्षेत्रों में पिट मृदा आपको मिलेगी। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही हलवा प्रश्न आपसे पूछा गया, और खेतड़ी जो है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो मित्रों, ये होते हैं आंसर की हमारे जीके की। मैं जल्दी आपके लिए अन्य सब्जेक्ट की आंसर की लेकर आ रहा हूं। आप इसे देखिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी। नमस्कार, गुड बाय।